नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम मैथ्स में आगे बढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में दोस्तों हम जो चलेंगे, इसके पिछले वीडियो में आपने सारणिक का जो देखा था सेक्शन 2x2 और 3x3 सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है वो आपने देखा था। और दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सारणिक में ही प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कुल हम 8 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए 8 प्रॉपर्टी देखनी है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट रहिए। 8 प्रॉपर्टीज में से यही 8 आपके लिए वेपन्स का काम करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये 8 ही आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 में बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओगे, या तो बुक होगा आप उससे हेल्प लीजिए, बुक अपने पास रखिए, हेल्प बहुत मिलेगा। नहीं है तो भी थोड़ा ध्यान से अगर लिखना चाहो नोट्स तो मैं बताता, बोलता जा रहा हूँ, आप लिख सकते हो दोस्तों। सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 0 इफ एनी रोज एंड एनी कॉलम्स और एनी कॉलम्स आर 0। मतलब अगर किसी भी सारणिक का, सुनिएगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट सुनेंगे, किसी भी सारणिक का मान, यदि किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। ठीक है, इफ एनी डिटर्मिनेंट हैविंग रो और कॉलम all the elements are 0 then the value of that determinant will become 0। जैसे आप देखो, मैं एक सारणिक लिख रहा हूं यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड, अगर ये 0 0 0 आ गया तो इसका ऑटोमेटिक 0 लिख दो आंसर। या किसी भी सारणिक में जैसे मान लो यहाँ ए बी सी 0 0 0 1 2 3, आपको इसका आंसर कोई पूछता है तो एक तो कॉलम एक तो 0 दिख रहा है, 0 हो गया, इसको डायरेक्ट आंसर लिखो, 0 आएगा। और रही बात कि सर आप कह कैसे रहे, कैसे होगा, तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप खोल दो। अच्छा ये बताओ, अगर आखिरी को लेके खोलोगे, इसी को लेके खोल दो तो 0 0 0, जैसे कि मान लो प्रूफ मैं समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से, किसी को अगर प्रूफ की जरूरत है सब प्रूफ करिए। तो देखो मैं आखिरी को लेके खोल रहा हूँ, आखिरी को लेके खोलोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 0, और यहाँ पे उप सारणी लिखोगे, फिर इसको लोगे तो फिर -0, फिर इसका उप सारणी खोलोगे, फिर इसको लोगे, फिर +0, फिर इसका उप सारणी खोलोगे ना, यहाँ पे भैया यहाँ उप सारणी लिखोगे ना, इसका यहाँ सब लिखोगे ना। अच्छा बता, सब बगल में जब 0 ही बैठा हुआ तो कुछ आंसर आएगा क्या? जब बगल में 0 का ही गुणा हो गया तो सब 0 हो गया है ना। तो बड़ा इजी प्रूफ है, आप भी कर सकते हो, बस आखिरी को लेके खोल दो या चाहे जिसको मन करे खोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन का नहीं, हम R1 को खोला तो खोला के मन के लिए, सब पे आंसर आएगा। ठीक है ना, जिसको मन करे लेके खोल दो, आंसर अगर पाना तो लेके खोल दो, आप आंसर पा जाओगे। हमें जरूरत नहीं है बताने की, आप एक्सपेंशन कर दो बस मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक लाइन अगर 0 दिख रहा है तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2 में आप देख लो, प्रॉपर्टी 2 का ये कहना है कि अगर किसी भी सारणिक का XYZ A B C, इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 4 5 9, जरा सुनना, इस प्रॉपर्टी में लिखना क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बिकम्स 0 इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आल्सो 0। मतलब कि अगर किसी सारणिक का कोई 2 पंक्ति अथवा कोई 2 स्तंभ के सभी अवयव समान हैं तो उस सारणिक का मान भी शून्य ही होता है। समझ गए? फिर से देखो क्या कहना है कि इफ इन अ डिटर्मिनेंट एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट्स विल बिकम 0। यानी किसी भी सारणिक में यदि कोई 2 संगत पंक्तियां अथवा कोई 2 अवयव स्तंभ इसके बराबर दिख रहे हैं तो भी उसका आंसर 0 लिखो। जैसे देखो यहाँ पे R1 R2 दोनों बराबर है तो इसका 0 लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसका C1 C2 बराबर है ना, इसका भी आंसर 0 लिखो। क्यों आएगा 0 बोलो?
यहाँ पे क्या है कि C1 बराबर C2, इसलिए मैंने 0 लिखा। आपने इसको 0 क्यों लिखा बोलो कि R1 बराबर R2, इसलिए मैंने 0 लिखा। समझ में आया? बस कोई भी कम से कम 2 पंक्ति अथवा कोई भी 2, अब कोई कहे सर तीनों बराबर हो जाता, भैया तो मैं बोलता रहा हूँ कम से कम कंडीशन है तीनों बराबर हो जाए तो भी 0। हम मिनिमम कंडीशन आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कोई भी 2 पंक्ति अथवा कोई भी 2 स्तंभ बराबर दिखे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर कोई कहेगा सर प्रूफ, तो भैया खोल दो ना, एक्सपेंशन करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा इजी चाहिए R2 को लेकर एक्सपेंशन कर दो, देखो खुद दिखने लगेगा। अगर इसको एक्सपेंशन करोगे तो AB माइनस AB 0 हो गया, BC माइनस BC 0 हो गया, सब 0 आ जाएगा। प्रूफ चाहिए बस मैं जो बता रहा हूँ खोल दो, आप एक्सपेंशन करो ना। एक्सपेंशन अभी पिछले वीडियो में बताया हूँ आपको कि विस्तार कैसे करते हैं, उसको पढ़ के ही ना इसमें आओगे, तो विस्तार बस करो, आप आंसर पाओगे आप। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी दोस्तों ये कहती है कि अगर किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में सजा दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लिया जाए यहाँ ABC XYZ PQR ये कोई सारणिक है। फिर से सुनेंगे कि अ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज्ड इफ ऑल द रोज एंड कॉलम इंटरचेंज। यानी कि किसी भी सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फिर से सुनेंगे ध्यान से, इस सारणिक का मान जो भी आए आप प्रसार करके रख सकते हो, इसका प्रसार करके जो भी आंसर आएगा। लेकिन अब कह रहा है कि अगर मैं इस रो को जैसे R1 को C1 में बदल दिए, R2 को C2 में, R3 को C3 में, तो क्या हो जाएगा? अब ये देखो यहाँ हो जाएगा ABC, यहाँ हो जाएगा XYZ, यहाँ हो जाएगा PQR, सब बदल गया ना। R1 को लेकिन ध्यान रखना, अगर R1 है तो इसको C1 में ही बदलना है। यहाँ पे किया क्या गया है, RI इंटरचेंज टू CI। बस अब पहला रो है तो पहले कॉलम बनाना, ये नहीं कि पहला रो तो दूसरे कॉलम में डाल दिए। इसलिए I है तो ये भी I, RI है तो CJ में बदल देना है। तो कहा जा रहा है कि इन सारणिक में और इस सारणिक के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता दोस्तों। और मैं फिर कहूंगा जो अगर आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ मैं कर सकता हूं, समय थोड़ा जाएगा, लेकिन आपका काम बस इतना है कि इसको भी आप प्रसार कर दो, प्रसार करना सीख चुके हो, इसको भी लेकर प्रसार कर दो, प्रसार करना सीख चुके हो, देखोगे इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आप घर पे बैठ के थोड़ा आपके पास समय है पर्याप्त, कर सकते हो। मैं पिछले वीडियो में प्रसार करना समझा चुका हूं, तो इसका प्रसार करके LHS में रख लो, इसका प्रसार करके RHS में रख लो, देखो आंसर बराबर आएगा। लेकिन हाँ, अब जैसे इसमें आपने लेके R1 को लेके खोल दिया, आंसर आपको आ गया, तो कोशिश करो कि इसका विस्तार करने के लिए C1 को लेके खोलो, क्योंकि अब R1 को लेके खोल लोगे तो आंसर बराबर आएगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा प्लस इधर उधर माइनस दिखेगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो चालाकी अगर आपके पास है तो इसको खोलने का तरीका R1 को लेके खोलना, तो इसको खोलोगे तो C1 को लेके खोल देना, तो आप देखोगे आंसर बराबर आएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हम इसमें भी R1 को लेके खोलेंगे, इसमें भी लेके R1 को खोलेंगे, तो भैया खोलो, मैं कब मना कर रहा हूँ, रूल तो रूल आएगा आंसर। R1 को लेके खोलोगे, यहाँ पे भी R1 को लेके खोलोगे, तो आंसर देखने में लगेगा कि ये कहाँ उत्तर बराबर आया, लेकिन रहेगा केवल प्लस माइनस कॉमन। आप देखोगे ध्यान से हैंडल करोगे तो वो बराबर कर सकते हो उसको। ठीक है, या तो जल्दी से अगर आपको देखना ही है, क्योंकि ज्यादातर विश्वास नहीं होता, विश्वासी तो नहीं है। इसको लेके खोला, देखो मैं जल्दी से खोला, R1 को लेके खोल रहा हूं, तो ये अगर लिखोगे तो अंदर जो बचेगा क्या बचेगा, YR माइनस QZ हो गया, इसको माइनस B लिखोगे, ये फिनिश XR माइनस PZ, अब प्लस C आ जाएगा, इसको लेके XQ माइनस PY, ये ध्यान रखना LHS आई है। अब मैं यहीं पे देखो RHS लिखने जा रहा हूं,
इसमें भी मैं R1 को लेकर खोलूंगा, आपको भैया विश्वास नहीं, इससे विश्वास दिलाने के लिए इसमें भी R1 लेकर खोलोगे। ए को अगर मैं बंद करूं तो ये फिनिश तो वाई आर माइनस जेड क्यू हो गया, फिर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये फिनिश तो बी आर माइनस सी क्यू हो गया, प्लस पी, फिर ये फिनिश बी जेड माइनस सी वाई। अब कहोगे सर कहाँ बराबर आया, और ठीक है अभी बराबर देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन मैं दिखाऊंगा बराबर कैसे। देखो ये तो बराबर दिख ही रहा होगा दोस्तों, ये तो अब चक्कर यहां फंस रहा है। चलो हम ये चेक करते हैं, हमको यहाँ पे B बाहर चाहिए ना। अच्छा आप ये देखो, इन दोनों सेक्शन को बहुत ध्यान से चेक करो। जैसे एक्स बी आर माइनस में है, यहाँ पे पी बी जेड ये प्लस में है, और यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो माइनस B अगर कॉमन लेते तो यहाँ क्या बनता है, एक्स आर बनता ना। यहाँ एक्स आर बच रहा है, हाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, जल्दी बताओ, पी जेड बचेगा ना। इसको जैसे इसको सब खोल लोगे ब्रैकेट को, इनको एक साथ रख लो और इसको इसके साथ रख लो, तो देखो अब यहां से फिर वही का, अब मैं प्लस सी कॉमन लेने जा रहा हूं, तो सी यहाँ पे एक्स सी क्यू है, तो सी कॉमन ले लियो तो क्या बचेगा, एक्स क्यू ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, पी सी वाई है, तो सी कॉमन ले चुके तो क्या आएगा, पी वाई आएगा। अच्छा आप देखो ये दोनों बराबर हुआ, अब तो विश्वास होना चाहिए ना। यही मैं कहता कि थोड़ा सा आप बनाओगे तो बना सकते हो, आएगा आंसर बराबर ही। तो ये दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना, कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम अगर बराबर है तो उसका उत्तर सॉरी वो तो दूसरे में था, मतलब रो और कॉलम का ये परिवर्तन था। रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बनाया जा सकता है। और अब आ जाओ एक चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में दोस्तों ये कह रहा है कि अगर हम जैसे आर आई को बदल दें हम आर जे में, और आर जे को बदल दें आर आई में, तो सारणिक की जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी, लेकिन साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है साइन। जैसे कि रो का रो में या कॉलम का कॉलम में अगर आप अदला बदली करोगे, रो का रो में जैसे पहले रो का दूसरे रो से, पहले दूसरे कॉलम का तीसरे कॉलम से अदला बदली करोगे तो चिन्ह बदल जाता है, मान में अंतर नहीं आएगा, वैल्यू अनचेंज रहेगी बट साइन इज चेंज। ओके, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी stated that the value of determinant unchanged, only sign will be changed when any rows change interchange with any other rows and any column interchange with any other column। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहां मैं लिख रहा हूं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। अब कोई कहे कि मैं C1 को C3 से अदला बदली करना चाहता हूं, तो ये सी जेड आर आ जाएगा और बी वाई क्यू यही रहेगा, और ये ए एक्स पी यहां आ गया। तो कुछ करना नहीं, आपको केवल चिन्ह इसका बदल देना, क्योंकि कॉलम का कॉलम में आप अदला बदली यहां लिखना पड़ता है। दोस्तों आपने किया क्या है, C1 चेंजेस C3, C3 चेंजेस C1, यहां लिखना पड़ता है कि आपने क्या किया है, ठीक है ना। अब कोई कहे कि R1 को R2 से अदला बदली करना है, तो फिर देखो R1 को R2, तो यहाँ पे जेड वाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ सी बी ए हो जाएगा, और यहाँ आर क्यू पी को एज इट इज रखो, लेकिन ये माइनस आप फिर एक बार बदले हैं तो फिर से चिन्ह बदल दो इसका, अभी माइनस में था तो फिर प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया, यानी कि सभी रो को सभी कॉलम में बदलने में फर्क नहीं, लेकिन रो को रो से ही अदला बदली करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कॉलम का कॉलम से अदला बदली करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आया। तो ये दोस्तों थी हमारी चौथी प्रॉपर्टी। बात फिर वही, अगर प्रूफ करना है तो इसको प्रसार अलग करो, इसका प्रसार अलग करो, सेट करो, आपको बराबर मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं यहां से, चार प्रॉपर्टी को आप एक पार्ट में रख लो दोस्तों। अब आगे की बची चार प्रॉपर्टीज है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना अति आवश्यक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अगली चार प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है।
तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी 5 ये कहता है कि अगर किसी सारणिक में किसी अदिश से गुणा करना है, तो जरा आव्यूह को याद करो, मैट्रिक्स वाला। जब मैट्रिक्स में आप गुणा करते थे तो याद है क्या करते थे ना, सभी एलिमेंट में गुणा होना चाहिए था, तब मैट्रिक्स में गुणा होता था। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है, सारणिक में ऐसा नहीं है। फिर से देखेंगे, जैसे अगर a का मान छोटा सा लेते हैं, a b c d है दोस्तों, और हमको चाहिए k a का मान, तो यहाँ k का गुणा अगर आपको करना है तो उसका तरीका यह है कि अब आपको सब में गुणा नहीं करना है, नहीं तो गलत होगा ये। यानी कि किसी सारणिक में किसी अदिश से गुणा करना है तो उसके सभी एलिमेंट में गुणा नहीं करना है, क्या करना है, किसी एक ही रो में करना है या तो किसी एक ही कॉलम में करना है, तो गुणा मान लिया जाएगा, कंप्लीट गुणा हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, यदि किसी सारणिक में किसी अदिश का गुणन करना है तो उसके किसी एक रो में अथवा किसी एक ही कॉलम में गुणा कर दोगे तो पूरी सारणिक में गुणा मान लिया जाता है। समझ में आया? If you want to multiply any scalar into the determinant, then you may be multiplied that scalar quantity in any one rows or any one column only. तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। अब जैसे k का मल्टीप्लाई आपको करना है तो इसको आप के ए के बी बस हो गया, बाकी में नहीं करना, इसका गुणा मान लिया जाएगा। समझ में आया? लेकिन कोई कहता है सर इसमें नहीं, हम केवल C2 में करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, यहाँ पे के बी के डी कर सकते हो। किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में आपको गुणा करना है, सब में नहीं करना है। इसी तरह से ये तो 2/2 का हुआ। अब जैसे मान लो एक आव्यूह बी है हमारे पास, अब यहाँ 1 2 3 है, 3 2 3 1 है, -2 0 5 है, ठीक है। आपको चाहिए 3b। 3b का मतलब यह होगा कि आप 3 का गुणा किसी जिसमें मन करे कर लो, लेकिन किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में करना है। अब आप 3b चाहिए तो आप किसी का मन करे हम R1 में करना चाहते हैं, तो 3 एकम 3 दूना 6 3 3 9, बाकी को आपको नहीं टच करना है दोस्तों, ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आया? लेकिन यही 3b हम ऐसे भी पा सकते थे। 3b दोस्तों ये देखो, अब मैं करना चाहता हूँ C2 में गुणा, तो बाकी को छोड़ दो, 1 2 -2, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 9 3 0 0, और ये 3 1 5 हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? लेकिन भाई जब कोई कहे कि सर गलती से अगर सब में गुणा हो गया, तब भैया गलती से का मतलब गलती तो गलती, आप गुणा गलत कर रहे हो। हाँ, अगर तीनों में गुणा कर लोगे तो इसका मतलब जानते हो, 3 3 6 3 9 का आपने गुणा कर दिया है, सॉरी 3 3 9 तो 27 का गुणा आपने कर दिया। भाई एक बार 3 का गुणा इसमें किए, इसमें भी गुणा हो गया, इसमें भी गुणा हो, तो तीनों में हो गया ना। तो ये गुणा करने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया अगर भाग की प्रक्रिया होती है, जैसे मान लो आपके पास एक आव्यूह सी है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 10 15 1 3 9 और यहाँ पे 2 4 8 ऐसे दिखाया गया है दोस्तों। अच्छा अब देखो, अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लें, इसमें से 5 कॉमन, किसी एक ही रो से कॉमन लेना है आपको, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 5 दूना 10 हो गया, बाहर आ जाएगा। अब जो बचेगा देखो, इसमें 5 कॉमन लिए तो 5 का भागा दे दो, 5 एकम 5 दूना 10 5 3 15, इसके साथ टच नहीं करना है आपको। इसमें से 2 कॉमन लिए थे तो 2 एकम 2 दूना 4 2 चौका 8, तो ये आंसर बचेगा आपका। समझ में आया? तो किसी जैसे कि गुणा किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में गुणा करना है, तो कॉमन भी लोगे तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम से कॉमन माना जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इससे 5 कॉमन लिए हो, इससे 2 कॉमन लिए, तो 5 दूना 10 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये किसी भी सारणिक में गुणा करने की प्रक्रिया है। और बात मेरी फिर वही रहेगी, अगर आपको प्रूफ दोस्तों चाहिए, प्रूफ करना है, तो आप प्रसार करो, प्रसार करके सेल्फ आप चेक कर सकते हो।
करूंगा तो मैं भी कर सकता हूं, बस टाइम जाएगा। आपके पास टाइम घर पे पर्याप्त है, आप इसको आप वेरीफाई करो, चेक करो, आप खुद प्रसार कर करके मिल जाएगा आपको। तो ये दोस्तों 5 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। इसके बाद चलते हैं छठी प्रॉपर्टी में, देखते हैं क्या है। चलो प्रॉपर्टी 6 दोस्तों देखते हैं क्या है ये। प्रॉपर्टी 6 दोस्तों इसमें जोड़ घटाना से संबंधित है। जैसे कोई हमारे पास एक सारणिक है, यहां लिखी गई है a प्लस एक्स b प्लस वाई सी प्लस जेड, और यहाँ पे p q r l m n। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों ना कि अगर मान लो कोई रो या कोई कॉलम ऐसा है कि वो 2 अवयवों का योग के रूप में दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखोगे, 2 अवयवों के योग के रूप में दिया हुआ ये हमारे पास सारणिक ऐसा है, तो हम इसको चाहे तो उसी क्रम का, जैसे 3x3 का है तो वो भी 3x3 क्रम का 2 सारणिकों में तोड़ सकते हैं। जैसे देखो इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखे हैं, तो हम इसको चाहे तो एक सारणिक, तो इसको 2 सारणिकों में तोड़ेंगे कैसे, लेकिन देखो जैसे कि ये वाला कॉलम अगर लेना है तो इसको नहीं लिखना है, तो इसके साथ बाकी ये रहेगा। तो यहाँ लिखोगे ए बी सी पी क्यू आर, और ये हो जाएगा यल यम यल। फिर यहाँ लिखोगे प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको बंद करके ये लिख दो, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर यल यम। ऐसे दोस्तों लिखा जा सकता है। यही कह रहा है अगर कोई सारणिक हमको योग, यदि किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ ऐसे योग के रूप में लिखा हुआ है, तो हम उतने ही सारणिकों के योग या के रूप में उसको लिख सकते हैं। दो पदों के रूप में लिखा गया तो 2 सारणिक में बटेगा, ये 3 पद होते तो 3 सारणिक में बटेगा। ये समझ में आया। अब यही चीज ऐसे भी हो सकता है कभी कभी, जैसे मान लो यहाँ a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं p q r और ये l m n। ऐसे रहेगा तब भी दोस्तों ऐसे ही लिख सकते हो इसको, कोई टेंशन नहीं। जैसे देखो APL ये वाला है ना, पहले ऐसे लिखो इसको APL, ठीक है। APL पहला APL हो गया, इसके बाद B Q M, इसके बाद C R N हो गया। और अब दूसरे के साथ सबको लिख दो X P L Y Q M Z R N, ऐसे लिख सकते हो। आप कहोगे सर इक्वल कहाँ आ रहा, हाँ इक्वल आराम से इक्वल है यार, बदल दो, इस रो को कॉलम बनाओ, देखो बन जाएगा। इस रो को देखो कॉलम मतलब दिख जाएगा, ये है वही चीज। हमने किया भी क्या है, केवल ये कॉलम को रो में बदल दिया है सब, बस। और आप जानते हो कि रो को कॉलम में बदलने में कोई फर्क पड़ता नहीं है सारणिक के मान में, तो मैंने बदल के इसको आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ऐसे योग के रूप में अथवा अंतर के रूप में, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस के रूप में लिखोगे, बस ये है। सब माइनस होना चाहिए, लेकिन सभी एलिमेंट माइनस होने चाहिए, तब इसको माइनस के रूप में आप ऐसे फैला के लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये छठी प्रॉपर्टी थी कि इसको योग या अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं सारणिक को। जितनी पद है उतने ही सारणिकों में तोड़ करके लिख सकते हो आप, जितनी सारणिक रहेगी उतने पदों में तोड़ सकते हो। और दोस्तों आइए चलते हैं, अब हमारे पास 7वीं प्रॉपर्टी देख ली जाए जल्दी से। 7वीं प्रॉपर्टी सबसे मजेदार, कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो है 7वीं प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के दम पे आपको क्वेश्चन लगाना। और दोस्तों वैसे 7वीं प्रॉपर्टी में आप पिछला वीडियो देखो आव्यूह का, जिसमें हम इनवर्स निकालना समझाए थे कि किसी आव्यूह के सभी पंक्ति में गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ या घटा रहे थे ना, वही प्रॉपर्टी है यहाँ। तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे इसके ठीक पिछले वीडियो में आप ध्यान से देखिए, मैं बताया हूं दोस्तों आपको, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही प्रॉपर्टी कैसे है। इस प्रॉपर्टी का मतलब जरा देखो क्या है। इसका ये कहना है कि हमारे पास मान लीजिए एक आव्यूह है, यहाँ ABC और यहाँ XYZ और यहाँ LMN है। तो इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि हम किसी एक पंक्ति में
क्योंकि देखो जो ऑपरेशन हम पंक्तियों में करते हैं वही ऑपरेशन कॉलम में कर सकते हैं फ्री हो। तो इसमें दोस्तों क्या करने जा रहे हैं, जैसे पहले कॉलम में हम दूसरे कॉलम को जोड़ना चाहते हैं किसी का गुणा करके, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, जैसे कि इस पहले कॉलम में हम दूसरे कॉलम को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये चेंज नहीं होगा, केवल ये चेंज होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, जरा देखना यहाँ पे क्या है, हम C1 चेंज करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 में। तो ये ऑपरेशन आप कर सकते हो, ये सब किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ हो जाएगा A प्लस एक्स, B प्लस वाई, C प्लस जेड, लेकिन जिस C1 चेंज होगा C2 जैसे वैसे ही रहेगा, ये किया जा सकता है। यही कह रहा है कि किसी एक रो, अब ये किसी एक पंक्ति में दूसरे पंक्ति को जोड़ा या घटाया जा, आप घटाना है तो घटा भी सकते हो, सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दोनों सारणी के एक ही आंसर देगा, आप करके देख सकते हो। फिर मैं कह रहा हूं कोई भी प्रूफ किसी को चाहिए प्रसार करो, अभी मैं कर भी सकता हूं इसको। किसी का मन कर रहा है नहीं सर हम ऐसे चाहते हैं, अब जरा फिर से देखना, हम ये चाहते हैं कि R1 चेंज करना चाहते हैं R1 माइनस 2R3। अब जरा विशेष रूप से इसको देखो क्या करोगे, हम किसी रो में या किसी कॉलम में भी ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि फिर मैं बोल रहा हूं कि लास्ट वीडियो में, इसके ठीक पिछले वीडियो में जाइए जिसमें मैं A इनवर्स निकालना सिखाया हूं, उसको आप देखिए, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, यहाँ सारणी में भी वो यूज होता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट बता रहा हूं। अब आपको ये ऑपरेशन इसमें करना है, कर सकते हो। देखो जैसे ये R1 है ना, R1 चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं करना तो आप इसको चुपचाप पहले लिख लो, BY और ये CZN, ये लिख लो आप। अब आपको क्या करना है कि R1 में R3 को घटाना है, लेकिन 2 का गुणा करते हुए। तो क्या करोगे, यहां देखो A माइनस R1 में से 2R3 घटा, ये 2C घट जाएगा, तभी हो गया। इसी तरह x में से 2z घटा दो, x माइनस 2z। इसी तरह यल में से 2n घटाओ, यल माइनस 2n। दोस्तों ये हो जाएगा। अब कहोगे ये सब बराबर है, हाँ बराबर है, इसका जितना आंसर आएगा ना उसका भी उतना ही आंसर आएगा, इसका भी उतना ही आंसर आएगा। आप आंसर को चेक कर सकते हो। इसको तो मैं जल्दी दिखा सकता हूं आप चाहोगे तो। कैसे, देखो अभी इसके पहले प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी को चेक मैंने किया था, जरा ये RHS में LHS प्रूफ करना, मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये दोनों कैसे बराबर है। देखो जल्दी से दिखा देते हैं प्रूफ में। देखो अच्छा ये बताओ, ये प्लस में है तो इसको 2 सारणी में तोड़ सकते हो ना। अभी केवल इसको देखो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ABC, यहाँ क्या लिखोगे XYZ, यहाँ क्या लिखोगे LMN, फिर प्लस। अब बताओ ये वाला हो गया ना, अब इसको लिखोगे ना, इसको ढक दो, क्या हो जाएगा XYZ, यहां भी आ गया XYZ और यहाँ LMN हो गया। देख रहे हो ना, एकदम जादू की तरह। क्या अभी एक प्रॉपर्टी आपको 4 नंबर बताए थे शायद, देखो चौथी प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई भी 2 कॉलम बराबर हुआ या कोई भी 2 रो बराबर है तो उसका आंसर कितना होता था, 0 ना। देखो यहाँ C1 C2 बराबर है कि नहीं है, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 0। फिर वही आगे कि नहीं, देखो सिद्ध हो गया ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भी चाहोगे 2 सारणी में तोड़ दो, बराबर रहेगा, आप देख सकते हो आंसर। इसको भी चाहिए देखना, हाँ मन कर रहा होगा, विश्वास नहीं है ना, फिर वही बात। आ जाओ इसको लिखे पहले ABC, इसको लिखोगे क्या XYZ, और इसको लिखोगे LMN। यहाँ माइनस है तो माइनस करना होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे 2C, या ऐसे ही प्लस में ही लिखो 2 पार्ट में, या माइनस में माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे 2C BC हो गया। यहाँ क्या लिखोगे 2Z YZ, यहाँ क्या लिखोगे 2N MN हो गया। चलो ये ऐसे ही उतार लेना, ये वाला माइनस। अच्छा ये बताओ, अभी फिर बता दे प्रॉपर्टी, 2 2 2 सब में से 2 कॉमन ले सकते हो क्या, R1 से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे CZN BYM CZN, क्या है दिख रहा है कुछ, देखो फिर यहाँ क्या हुआ, R1 R3 बराबर है ना, तो फिर ये 0 हो गया, तो आंसर क्या बचा, यही मिला कि नहीं मिला, देखो केवल यही बच रहा है ना, फिर प्रूफ हो गया आपका। तो इसलिए
बीच बीच में क्योंकि विश्वास न डगमगाए इसीलिए प्रूफ कर दे रहे हैं। भरोसा कायम रखो, भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हाँ चलो, ये हो गई 7वीं प्रॉपर्टी। दोस्तों मैंने फिर बोला कि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए इसको एकदम पकड़ के रखना और प्रैक्टिस इसमें आपको करना है, ठीक है। और अब हम दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, हम लोग की जो 8th प्रॉपर्टी है। आओ देखते हैं उसमें क्या करना है आपको। 8वीं प्रॉपर्टी, चलो 8वीं प्रॉपर्टी जल्दी से देखते हैं दोस्तों। 8वीं प्रॉपर्टी वैसे कभी कभी यूज होती है, ये कम यूज होता है। मैंने पहले बोल दिया सबसे ज्यादा 7वीं प्रॉपर्टी यूज होती है, उसके बाद तो छोटी छोटी 1 से 4 तक तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी, वो तो देखते ही आप पकड़ जाओगे। थोड़ा सा आपको परेशानी 7वीं प्रॉपर्टी में होती है, सबसे ज्यादा उसी का यूज है। 8वीं प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी दोस्तों, इसका कम यूज होता है, ये चर राशि संबंधित है। इसका ये कहना है अगर कोई सारणिक ऐसा है कुछ इस टाइप का एक सारणिक दिया हुआ है, लेकिन शर्त है कि अगर ये सारणिक मान लीजिए ऐसे है और इस सारणिक में आपको ये देखना है कि पहले x एग्जिस्ट है, x एग्जिस्ट एज वेरिएबल। अगर x चर राशि के रूप में विराजमान है, इसमें कोई x चर राशि के रूप में है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है कि x में पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी बहुपदी, पॉलिनोमियल इन x। अगर ये दो चीजें हैं, ये कह रहा है कि इफ एनी सारणिक एग्जिस्ट x एज अ वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन x, देन इफ, ध्यान दीजिए, इफ x इज इक्वल टू a गिव्स डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। अगर x का मान a रखने पर डेल्टा 0 है, ऐसे रख लो, अगर x का मान a रखने पर उत्तर 0 मिल जाए तो देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा, यानी कि सारणी का एक गुणनखंड होगा। इस प्रॉपर्टी को हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैसे लिखोगे, फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि किसी सारणिक में x चर राशि के रूप में विद्यमान है तथा वह सारणिक x में पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपदीय है, तथा यदि x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 आ जाए तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैं बोल चुका हूं कि इफ इन अ डिटर्मिनेंट x exists as variable and that determinant is polynomial in x, and also if x is equal to a gives determinant of that determinant is equal to 0, then x minus a is a factor of that determinant। समझ में आ गया? ये तो मैंने लिखने का काम बताया, ये एग्जाम्पल के केस को मैंने समझा दिया। अगर आओ देखते हैं कि क्या x बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 आएगा। चलो रखते हैं x बराबर a, पुट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a अगर रखोगे देखो होगा क्या, फायदा क्या हो रहा है, यही एग्जाम्पल हमारे लिए है। x इज इक्वल टू a रखोगे तो यहाँ 1a स्क्वायर, यहाँ 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर। बताओ क्या मिला, C1 C2 बराबर 0 नहीं आ गया? क्यों 0 आया लिख सकते हो, C1 बराबर C2 है तो x बराबर a रखने पे 0 आ गया तो लिखोगे, इसलिए x माइनस x बराबर a रखने पे 0 आया है ना, x बराबर a तो a को इधर ले लो, तो x माइनस a इज अ फैक्टर। यानी कि जब भी इसको खोलोगे आप, इसको जब भी खोलोगे तो गुणनखंड के रूप में x माइनस a बाहर निकल जाएगा। x माइनस a बाहर निकलेगा कभी भी इसको खोल के देखोगे तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारी हाँ, इस अभी आप देखना चाहते हो x बराबर b रखने पर भी 0 दे देगा ये, तो x बराबर x माइनस b भी इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि x बराबर b रखने पर भी सारणी का मान 0 है, देख सकते हो। तो x बराबर b रखने पर सारणी का मान 0 है,
देखो यहाँ 1b b स्क्वायर 1b b ये c3 c1 c3 बराबर फिर 0 आएगा, तो x बराबर b रखने पे 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि x माइनस बी भी एक गुणनखंड है। समझ में आएगा? इसका मतलब x माइनस ए भी इसका गुणनखंड मिलेगा, x माइनस बी भी इसका एक गुणनखंड मिलेगा। तो जो रखने से 0 आ जाए वो उसका गुणनखंड बन जाता है, और इसको जैसे ही फैलाओगे मिल जाएगा। अब रही ये 8 प्रॉपर्टी दोस्तों, इन 8 प्रॉपर्टी की मदद से आपको बाकी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाने हैं दोस्तों। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसी पे आधारित एग्जाम्पल लेके मिलेंगे, और उस एग्जाम्पल में मेरे साथ थोड़ा जोर शोर से लगिएगा, क्योंकि उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स है आना। फिर मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि उस पे एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।